नमस्ते। कोर्स 9 की चर्चा हम लोग कर रहे थे। कोर्स 9 में यूनिट 5 और यूनिट 6 हम लोगों को पढ़ना है। कोर्स 9 में यूनिट 5 और यूनिट 6 पढ़ना है। और कोर्स 9 में आकलन, अधिगम के लिए आकलन, ये विषय है। अधिगम के लिए आकलन विषय में हम लोगों को अध्ययन करना है। सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी की क्या आवश्यकता है, सांख्यिकी का क्या महत्व है, इसकी चर्चा हम लोगों को करनी है। सांख्यिकी कहने मात्र से ही लगता है कि आंकड़ों का संग्रह, और आंकड़ों का संग्रह से तात्पर्य आंकड़े जो कच्चे रूप में प्राप्त होते हैं, एक रॉ के रूप में प्राप्त होते हैं। और उत्पादन कैसे होता है? जब रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में चेंज कर देते हैं तो ये उत्पादन कहा जाता है। तो टेबुलेशन ऑफ डाटा, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दो शब्दों में होता है। एक ज्ञान के अनुशासन डिसिप्लिन के रूप में, और दूसरा सांख्यिकी आंकड़ों के रूप में। ओके, सांख्यिकी आंकड़ों के रूप में भी इसका प्रयोग दो रूप में होता है। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दो शब्दों से बना है, एक ज्ञान के अनुशासन के रूप में, और दूसरा सांख्यिकी आंकड़ों के रूप में। सांख्यिकी आंकड़ों के रूप में भी इसका प्रयोग दो रूपों में होता है। यह सांख्यिकी के रूप में और दूसरा प्रचलन के रूप में। निदर्श से प्राप्त आंकड़ों को सांख्यिकी कहते हैं। और समष्टि जो पॉपुलेशन एज ए होल, उसे प्राप्त आंकड़ों को प्राचल पैरामीटर कहा जाता है। सांख्यिकी के जनक हम लोग चर्चा करते हैं। सांख्यिकी के जनक किसे कहते हैं? सांख्यिकी के जनक हैं गॉटफ्राइड अचेनवाले। श्री गॉटफ्राइड अचेनवाले सांख्यिकी के जनक कहे जाते हैं। आंकड़ों की व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा से तात्पर्य डॉक्टर कपिल के अनुसार व्यवस्था वह पद्धति है जिसके अनुसार प्राप्त आंकड़ों को सजातीय गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में सूचीबद्ध किया जाता है, जिससे उनका रूप अधिक सरल, बोधगम्य, तुलनात्मक, संबंधात्मक और विवेचनात्मक बन सके। क्लियर? तो ये आंकड़ों की व्यवस्था है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो डॉक्टर कपिल कहते हैं कि व्यवस्था वह पद्धति है जिसके अनुसार जो प्राप्त आंकड़े हैं, आंकड़ों का उसका जो सजातीय गुण है उसके साथ। अब आपसे हम पूछें 4 घोड़े और 3 गधे को जोड़ी, कितना होगा? 4 घोड़े और 3 गधे को जोड़ी, क्या होगा? तो आंसर ये होगा कि 4 घोड़ों और गधों को तो जोड़ा नहीं जा सकता, दोनों अलग अलग चीज़ है। 4 इनका योगफल भी होगा 4 घोड़े और 3 गधे। तो इसी तरह जो सजातीय गुणों के आधार पर, जो जिसके गुण हैं, इसके आधार पर विभिन्न वर्गों को सारणीबद्ध किया जाता है, जिनसे उनका रूप अधिक सरल, बोधगम्य, तुलनात्मक, संबंधात्मक और विवेचनात्मक बन सके। आंकड़ों की व्यवस्था होती है। आंकड़ों को पहले क्लासिफाइड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है इनके, फिर इसके बाद टेबुलेशन सारणीयन किया जाता है। इसके पश्चात आलेख निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये वर्गीकरण है, फिर क्लासिफिकेशन, फिर सारणीयन, फिर आलेख निरूपण, आलेख के रूप में, एक डायग्राम के रूप में। तो पहला आंकड़ों की जो व्यवस्था होती है, पहले आंकड़ों की व्यवस्था के अनुसार क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। दूसरा है सारणी के अनुसार टेबुलेशन, और तीसरा है आलेख निरूपण, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। तो पहला वर्गीकरण से तात्पर्य क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिससे एकत्रित आंकड़े या सामग्री को किसी चर लक्षण प्रॉपर्टी के सापेक्ष उनकी समानता या असमानता के आधार पर विभिन्न समूहों या वर्गों में बांट दिया जाता है। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण वह प्रक्रिया है
वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार जिसमें जो आंकड़े जो एकत्र हुए या सामग्री जो एकत्र हुई उसको किसी चर लक्षण प्रॉपर्टी के सापेक्ष उनकी समानता या असमानता के आधार पर विभिन्न समूहों या वर्गों में बांट दिया जाता है। वह प्रक्रिया या क्रिया वर्गीकरण कहा जाता है। दूसरा सारणीयन टेबुलेशन। टेबुलेशन सारणीयन वह प्रक्रिया, टेबुलेशन टेबल के रूप में, सारणीयन वह प्रक्रिया है जिसमें वर्गीकृत आंकड़ों को पंक्तियों, रोज और स्तंभों, कॉलम्स में व्यवस्थित रूप में रखा जाता है। क्लियर है? तो पहला हम लोगों ने किया, पहला था वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, जिस जातीय गुण के आधार पर, सजातीय गुणों के आधार पर आंकड़ों या सामग्री को किसी लक्षण के सापेक्ष उनकी समानता और असमानता के आधार पर विभिन्न समूहों या वर्गों में बांट दिया जाता है। वह प्रक्रिया या क्रिया वर्गीकरण कहा जाता है। दूसरा सारणीयन है, सारणीयन टेबुलेशन। सारणीयन वह प्रक्रिया है जिसमें वर्गीकृत आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। तीसरा आंकड़ों की सारणीयन विधि। आंकड़ों की सारणीयन विधि से तात्पर्य मेथड ऑफ टेबुलेशन ऑफ डाटा। मेथड ऑफ टेबुलेशन ऑफ डाटा निम्नलिखित चरणों में आंकड़ों का सारणीयन होता है। पहला प्रसार, रेंज, रेंज से तात्पर्य रेंज। दूसरा वर्गांतर क्लास इंटरवल, दूसरा वर्गांतर क्लास इंटरवल। तीसरा आवृत्तियों का मिलान, आवृत्तियों का मिलान से तात्पर्य टैली द फ्रीक्वेंसीज। और चौथा आवृत्ति लेखन ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? पहला वर्गीकरण, दूसरा सारणीयन, तीसरा आलेखीय निरूपण। आलेखीय निरूपण से तात्पर्य जब आलेख निरूपण प्राप्त प्रदत्तों को समझने, उसका विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने के लिए एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी प्रविधि है। क्लियर? सांख्यिकी प्रविधि है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आलेख निरूपण प्राप्त प्रदत्तों को समझने, उसका विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने के लिए एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी प्रविधि है, ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। दूसरा प्रसार, रेंज से तात्पर्य सर्वेक्षण या परीक्षण से प्राप्त सबसे कम और सबसे अधिक अंक। सर्वेक्षण या परीक्षण से प्राप्त सबसे कम तथा सबसे अधिक अंकों के अंतर को प्राप्तांकों का प्रसार कहते हैं। जैसे किसी सर्वेक्षण या परीक्षण से प्राप्त अंक, जैसे किसी सर्वेक्षण या परीक्षण से प्राप्त अंक 20 से 62 तक फैले हुए हैं, 20 से 62 तक फैले हुए हैं, तब प्रसार का सूत्र क्या होगा? फिर से एक बार इसकी चर्चा कर देते हैं आप लोगों के लिए। आलेखीय निरूपण ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से तात्पर्य आलेखीय निरूपण प्राप्त प्रदत्तों को समझने, उसका विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने के लिए एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी प्रविधि है। प्रसार, रेंज से तात्पर्य सर्वेक्षण या परीक्षण से प्राप्त सबसे कम तथा सबसे अधिक अंकों के अंतर को प्राप्तांकों का प्रसार कहते हैं, रेंज कहते हैं। जैसे किसी सर्वेक्षण या परीक्षण से प्राप्त अंक 20 से 62 तक फैले हुए हैं, तो प्रसार का क्या सूत्र होता है? प्रसार का सूत्र होता है रेंज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। प्रसार इक्वल टू उच्चतम प्राप्तांक माइनस न्यूनतम प्राप्तांक। क्लियर? तो जेपी गिलफोर्ड के अनुसार शुद्ध प्रसार, अगर नेट रेंज ज्ञात करना है, तो नेट रेंज का फॉर्मूला होगा हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर प्लस 1, दैट इज 62 माइनस 20 प्लस 1, दैट इज 43। ये फिर वर्गांतर से तात्पर्य क्लास इंटरवल। जब सर्वेक्षण और परीक्षण से
प्राप्त अंक विवरण को एक विशेष ढंग से समान समान मन के खंडों में विभाजित किया जाता है, तो इस अवस्था में अंक वितरण का प्रत्येक खंड वर्गांतर कहलाता है। क्लियर है? वर्गांतर क्लास इंटरवल देखे होंगे, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, तो इनके बीच कितने का अंतर? 5 का अंतर है, 5 का डिफरेंस है। तो क्लास इंटरवल ऑफ 5, 0 एग्जाम्पल हो गया 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 ऐसा। तो जब सर्वेक्षण और परीक्षण के से प्राप्त अंक विश्लेषण को एक विशेष ढंग से समान मत के खंडों में विभाजित किया जाता है, तो इस अवस्था में अंक वितरण का प्रत्येक खंड वर्गांतर कहलाता है, क्लास इंटरवल कहलाता है। और क्लास इंटरवल की 3 विधियां निम्नलिखित हैं। पहला समावेशी विधि इंक्लूसिव मेथड, सेकंड एक्सक्लूसिव मेथड, थर्ड शुद्ध तथा यथावत विधि प्योर मेथड। क्लियर है? फर्स्ट इंक्लूसिव मेथड, सेकंड एक्सक्लूसिव मेथड और फोर्थ प्योर मेथड। पहला समावेशी विधि, दूसरा अपवर्जी विधि दैट इज एक्सक्लूसिव मेथड, और तीसरा शुद्ध या यथावत विधि प्योर मेथड। ये है समावेशी विधि। समावेशी विधि की हम चर्चा करते हैं। समावेशी विधि, अब पहले वर्गांतर का अंतर बता दिया। वर्गांतर की जिसमें निम्न सीमा और उच्च सीमा के अंतर को अध्ययन किया जाता है वो वर्गांतर कहलाता है। जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 ऐसा। तो ये 5 का अंतर है, 5 का वर्गांतर है, वर्ग का अंतर है। तो इस विधि में दूसरा है समावेशी विधि। समावेशी विधि इंक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव मेथड से तात्पर्य है इस विधि में वर्णमाला का कोई भी अंक पुनरावृत्ति नहीं करता है। इस विधि में वर्णमाला का कोई भी अंक पुनरावृत्ति नहीं करता है। वर्गांतर के बनाने में पहले वर्गांतर के आकार, साइज की संख्या को जोड़ देते हैं। तो क्लास इंटरवल जैसे 40 to 44, 45 to 49, 50 कैसे देखिए 40 to 44 क्लियर है। नेक्स्ट है 45 to 49, डिफरेंस 4 का ही है। 40 to 44, 45 to 49, फिर 50 to 54 4 का ही डिफरेंस है। फिर 55 to 59, 60 to 64, 65 to 69, 70 to 74 ये डिफरेंस है। तो क्लास इंटरवल क्या होगा 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54, 55 to 59, 60 to 64 और 65 to 69 और 70 to 74। तो ये समावेशी विधि का क्लास इंटरवल का हुआ। समावेशी विधि इंक्लूसिव मेथड, इसमें जो लास्ट उच्च सीमा है वो अगले में रिपीट नहीं की जाती है, अगले में रिपीट इसको नहीं किया जाता है। तो समावेशी विधि इस विधि में वर्णमाला का कोई भी अंक पुनरावृत्ति नहीं करता। वर्गांतर के बनाने में पहले वर्गांतर के आकार, साइज की संख्या को जोड़ देते हैं। जैसे साइज की संख्या को जोड़ देते हैं, इससे 40 to 44, 45 to 49 4 का डिफरेंस है। 40 to 44, फिर अगला 44 नहीं होकर 45 to 49, फिर इसके बाद 50 to 54, इसमें भी 4 का अंतर है। वहाँ 49 उच्च सीमा थी और यहाँ पर निम्न सीमा 50 है, फिर 54, नेक्स्ट 55 to 59, फिर 60 to 64, फिर 65 to 69, फिर 70 to 74। सब में 4 का अंतर है, लेकिन जो उच्च सीमा है वो दूसरे की निम्न सीमा नहीं है और अंतर दोनों में 4 का है। ये वर्गांतर हुआ, यही समावेशी विधि है। समावेशी विधि में वर्णमाला का कोई भी अंक फिर से रिपीट नहीं करता है, पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक। दूसरा है अपवर्जी विधि। अपवर्जी विधि क्या कहते हैं?
इस विधि में न्यूनतम और अधिकतम अंकों को छोड़कर सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। सभी अंक इसमें निम्न सीमा और उच्च सीमा जो वर्गांतर है, उच्च सीमा अगले की निम्न सीमा हो जाती है। तो इसमें सीमा का अंतिम अंक अपने वर्गांतराल में सीमा का प्रथम अंक भी बन जाता है। क्लियर है? उस अंक में नहीं जुड़ता था, उसमें था 40 to 44, 45 to 49। इसमें जब करेंगे तो होगा 40 to 45, 45 to 50, 5 का अंतर है ना। तो इस विधि में न्यूनतम और अधिकतम अंकों को छोड़कर सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। इसमें सीमा का अंतिम अंक अपने वर्ग अंतराल में सीमा का प्रथम अंक भी बन जाता है। तो वर्गांतर क्लास इंटरवल 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 65 to 70 और 70 to 75। तो ये चला। तो क्लियर है? समावेशी विधि और अपवर्जी विधि। समावेशी विधि में पुनरावृत्ति नहीं होती है और अपवर्जी विधि में पुनरावृत्ति होती है। उदाहरण के लिए समावेशी विधि को अंग्रेजी में इंक्लूसिव मेथड कहते हैं। इंक्लूसिव मेथड में लोअर लिमिट अपर लिमिट नेक्स्ट का लोअर लिमिट नहीं हो सकता है ना। जैसे 40 to 44, 45 to 49। और जबकि अपवर्जी विधि में एक्सक्लूसिव मेथड में अपर लिमिट नेक्स्ट का लोअर लिमिट हो सकता है। जैसे 0 to 5, 5 to 10 ये हो सकता है। इसके बाद शुद्ध वर्गीकृत विधि, प्योर क्लासिफिकेशन मेथड। इस विधि में न्यूनतम और अधिकतम अंकों की शुद्ध सीमा को दशमलव बिंदु द्वारा अंकित किया जाता है। इस विधि में न्यूनतम तथा अधिकतम अंकों की शुद्ध सीमा को दशमलव विधि द्वारा अंकित, जैसे 39.5 to 44.5। क्लियर है? 39.5 to 44.5, फिर 44.5 to 49.5, फिर 49.5 to 54.5, फिर 54.5 to 59.5, फिर 59.5 to 64.5, इसी तरह 64.5 to 69.5 और फिर 69.5 to 74.5। तो ये प्योर क्लासिफिकेशन मेथड है। इस विधि में न्यूनतम और अधिकतम अंकों की शुद्ध सीमा को दशमलव बिंदु द्वारा अंकित किया जाता है। इसके बाद है आवृत्ति। आवृत्ति से तात्पर्य फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में किन्हीं आंकड़ों में जो प्राप्तांक जितनी बार सम्मिलित होता है, किन्हीं आंकड़ों में जो प्राप्तांक जितनी बार सम्मिलित होता है वह संख्या उस प्राप्तांक की आवृत्ति कही जाती है। क्लियर है? किन्हीं आंकड़ों में फ्रीक्वेंसी पढ़े होगे, नीचे के क्लासों में फ्रीक्वेंसी का अध्ययन किए होगे। फ्रीक्वेंसी कहते हैं किन्हीं आंकड़ों में जो प्राप्तांक जितनी बार सम्मिलित होता है वह संख्या उस प्राप्तांक की आवृत्ति कहलाती है। जैसे 22, 3333, 44, 555, 6। क्लियर है? आवृत्ति फ्रीक्वेंसी हुई। फ्रीक्वेंसी में किन्हीं आंकड़ों में जो प्राप्तांक जितनी बार शामिल होता है वह संख्या उस प्राप्तांक की आवृत्ति कहलाती है। जैसे 22, 3333, 44, 555, 6 से प्राप्तांक 2, 3, 4, 5 तथा 6 की आवृत्तियाँ क्रमशः 2, 4, 2, 3 तथा 1 भी है। क्लियर है? फिर है आवृत्ति चिन्ह। आवृत्ति चिन्ह से तात्पर्य टैली मार्क। टैली मार्क वर्गांतर लिख लेने के पश्चात हम आवृत्ति चिन्ह लिखते हैं। आवृत्ति चिन्ह एक खड़ी रेखा होती है। आवृत्ति चिन्ह एक खड़ी रेखा होती है जो एक प्राप्तांक को दर्शाती है, एक को एक खड़ी रेखा से। क्लियर? आवृत्ति चिन्ह मतलब टैली मार्क। टैली मार्क से तात्पर्य वर्गांतर लिखने के पश्चात
वर्गांतर लिखने के बाद हम आवर्ती चिन्ह लगाते हैं। आवर्ती चिन्ह से तात्पर्य, आवर्ती चिन्ह एक खड़ी रेखा होती है जो एक प्राप्तांक को दर्शाती है, और एक आवृत्ति के लिए एक ही खड़ी रेखा होती है। एक आवृत्ति के लिए एक खड़ी रेखा, 2 आवृत्ति के लिए 2 खड़ी रेखा, 3 आवृत्ति के लिए 3 खड़ी रेखा, 4 आवृत्ति के लिए 4 खड़ी रेखा, और 5 जब होगा तो 4 में एक लाइन खींच देंगे। 4 रहेगा, इसमें एक लाइन ऐसे खींच देंगे, ये 5 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया। तो पुनः अगर 6 करना होगा तो हम लोगों को 5 और 1 6, ये 5 और 1 6, ऐसा करके 5 और 1 6, क्लियर है। 4 खड़ी रेखा, 1 कर देंगे तो 5 होगा, और 1 सीधा कर देंगे तो 6 हो जाएगा, तो ये 6 खड़ी रेखा। तो पुनः 6 के लिए 7 के लिए 2 खड़ी रेखा कर देंगे, तो ये टैली मार्क से तात्पर्य वर्गांतर लिखने के पश्चात जब हम आवर्ती चिन्ह लगाते हैं तो आवर्ती चिन्ह एक खड़ी रेखा होती है जो एक प्राप्तांक को दर्शाती है। एक आवृत्ति के लिए एक खड़ी रेखा, 2 के लिए 2 रेखा, 3 के लिए 3 रेखा, 4 के लिए 4 और 5 के लिए 4 खड़ी रेखा और एक ऐसे क्रॉस कर देते हैं। 6 करना होगा तो 5 1 6 ऐसा करके। लेकिन वर्गांतर के मध्य बिंदुओं की गणना, मिड वैल्यू क्लास इंटरवल का जब ज्ञात करना हो, जिसे वर्ग चिन्ह भी कहा जाता है, क्लास मार्क भी कहते हैं, तो वर्गांतर के मध्य बिंदुओं की गणना आवृत्ति वितरण में वर्गांतरों के मध्य बिंदु भावी गणना की शुद्धता के लिए आवश्यक है। मध्य बिंदु का अर्थ है न्यूनतम और उच्चतम सीमा, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों के मध्य का औसत जो होता है वही वर्गांतर के मध्य बिंदुओं की गणना कही जाती है। क्लियर है। वर्गांतर के मध्य बिंदुओं की गणना आवृत्ति वितरण में वर्गांतरों के मध्य बिंदु भावी गणना की शुद्धता के लिए आवश्यक है। मध्य बिंदु का अर्थ न्यूनतम और उच्चतम सीमाओं के मध्य का औसत होता है। मध्य बिंदु u प्लस एल बाई 2, यू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, या इसे क्लास मार्क भी कहा जाता है। क्लास मार्क वर्ग चिन्ह, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। जैसे मान लीजिए किसी वर्गांतर की न्यूनतम सीमा 24 और उच्चतम सीमा 29 है, किसी वर्गांतर की न्यूनतम सीमा 24 और मैक्सिमम लिमिट 29 है, तो मध्य बिंदु क्या होगा? 24 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 53 बाई 2 26.5। ओके, ये होगा। फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवृत्ति वितरण, इस टॉपिक पर आते हैं। 0 और 5 का अगर लेना हो, 0 और 5 का, तो 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 तो हो जाएगा 2.5। अगर हमें क्लास इंटरवल 5 to 10 का वर्ग चिन्ह लेना है या मध्य बिंदु ज्ञात करना है 5 to 10 का, तो क्या करेंगे? 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, 15 बाई 2 7.5, ये हुआ। फिर अगला है आवृत्ति वितरण। आवृत्ति वितरण फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहते हैं? सर्वेक्षण या परीक्षण से प्राप्त आंकड़ों में किसी प्राप्तांक के बार बार आने की प्रवृत्ति को आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इन आवृत्तियों से वर्गीकृत आंकड़ों को प्राप्त करने के दौरान विभिन्न वर्गों में प्रदर्शित या वितरित करना ही आवृत्ति वितरण कहलाता है। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम लोगों ने वर्गांतर पढ़ा, वर्गांतर के मध्य बिंदु की गणना की। वर्गांतर के मध्य बिंदु की गणना के पश्चात आवृत्ति वितरण क्या है? आवृत्ति वितरण से तात्पर्य फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सर्वेक्षण या परीक्षण से प्राप्त आंकड़ों में किसी प्राप्तांक को बार बार आने की प्रवृत्ति को आवृत्ति कहते हैं। इन आवृत्तियों से वर्गीकृत आंकड़ों को प्राप्त करने के दौरान विभिन्न वर्गों में प्रदर्शित या वितरित करना ही आवृत्ति वितरण कहलाता है। क्लियर है?
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम सर्वे करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, सर्वे या ऑब्जर्व से जो हमारे पास आंकड़ा प्राप्त होता है, उसी आंकड़ों को बार बार जो आने की प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, वही आवृत्ति कही जाती है, वही फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इन आवृत्तियों से वर्गीकृत आंकड़ों को प्राप्त करने के दौरान विभिन्न वर्गों में प्रदर्शित या वितरित करना ही आवृत्ति वितरण कहलाता है। आवृत्ति वितरण तालिका के अंतर्गत निम्न चीज आते हैं। पहला, अंकों का प्रसार। अंकों का प्रसार से तात्पर्य रेंज ऑफ द स्कोर्स, रेंज ऑफ द स्कोर्स। प्रदत्तों में उच्चतम अंक, हाईएस्ट स्कोर और न्यूनतम अंक, लोएस्ट स्कोर के अंतर को प्रसार कहते हैं। क्लियर है? डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड रेंज। ओके, नेक्स्ट है वर्गांतर, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल से तात्पर्य है वर्गांतर। तीसरा है वर्ग विस्तार, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। पहला अंकों का प्रसार, रेंज ऑफ द सीरीज जो द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, जो प्रदत्तों में उच्चतम अंक और न्यूनतम अंक, हाईएस्ट स्कोर लोएस्ट स्कोर के अंतर को प्रसार कहते हैं। दूसरा वर्गांतर से तात्पर्य क्लास इंटरवल। तीसरा वर्ग विस्तार, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। चौथा है वर्गांतरों की संख्या, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। और पांचवा है आवृत्तियाँ से तात्पर्य फ्रीक्वेंसी से। क्लियर है? इन सब की चर्चा हम लोगों ने पहले की है, अंकों का प्रसार, उच्चतम अंक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब उनका गुणांक ज्ञात करना होगा तो अपर माइनस लोअर डिवाइडेड बाय अपर प्लस लोअर। और वर्गांतर क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इस तरह से। इनके मध्य बिंदु निकालने होंगे तो 0 और 5 को ऐड कर 2 से भाग दे दीजिए, 5 और 10 को ऐड कर 2 से भाग दे दीजिए, 10 और 15 को ऐड करके 2 से भाग दीजिए, ये है। और वर्ग विस्तार से तात्पर्य साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। वर्ग विस्तार जो कितना तक उसका विस्तार है, 0 to 5, 5 to 10, इसमें 5 का अंतर है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा है समावेशी विधि और अपवर्जी विधि। समावेशी विधि इंक्लूसिव मेथड, जिसमें ओ फिर रिपीट नहीं होता, जो उच्च सीमा और निम्न सीमा में नहीं आती। जैसे 0 to 4 तो फिर होगा 5 to 9, फिर 10 to 14, फिर 15 to 19। तो इसमें 4 के बाद 5 आ रहा है। और नेक्स्ट अगर अपवर्जी विधि में हम जाते हैं तो अपवर्जी विधि में हम देखते हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। एक की उच्च सीमा दूसरे की निम्न सीमा हो जाती है, एक की उच्च सीमा दूसरे की निम्न सीमा। 0 to 5, 5 to 10, 15 to 20, 20 to 25, ऐसा। तो ये इसी की उच्च सीमा दूसरे की निम्न सीमा हो जाती है। अगला विषय है सांख्यिकी श्रेणियाँ। सांख्यिकी श्रेणियाँ से तात्पर्य स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या है? तो सांख्यिकी के क्षेत्र में आंकड़ों को दो प्रकार के होते हैं। पहला गुणात्मक आंकड़े और दूसरा भावात्मक आंकड़े। पहला क्वालिटेटिव डाटा और दूसरा क्वांटिटेटिव डाटा। पहला क्वालिटेटिव डाटा और दूसरा क्वांटिटेटिव डाटा। सांख्यिकी के क्षेत्र में आंकड़ों को दो प्रकार के होते हैं। पहला गुणात्मक आंकड़े और दूसरा भावात्मक आंकड़े, क्वालिटेटिव डाटा और दूसरा क्वांटिटेटिव डाटा। इस क्षेत्र में गुणात्मक आंकड़ों को भी भावात्मक आंकड़ों में परिवर्तित करके उनका अध्ययन किया जाता है। ये भावात्मक आंकड़े निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। क्लियर है? और एक और विषय कि सांख्यिकी में कभी भी गुणात्मक आंकड़ों का अध्ययन नहीं किया जाता।
सांख्यिकी में हमेशा भावात्मक आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। कोई कितना गुणवान है, कोई कितना चरित्रवान है, कोई कितना ईमानदार है, कोई कितना बेईमान है, इसकी इसकी गणना नहीं की जा सकती है। इसकी गणना नहीं की जा सकती कि इसकी गुणों की गणना गुणात्मक आंकड़े। तो इस क्षेत्र में गुणात्मक आंकड़ों को भी भावात्मक आंकड़ों में परिवर्तित करके उनका अध्ययन किया जाता है। ये भावात्मक आंकड़े निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज। इस श्रेणी में वे मात्रात्मक आंकड़े आते हैं जिनका मान पूर्णांक संख्या में होता है। जैसे कॉलेजों में छात्रों की संख्या यह हमेशा पूर्ण अंक में होती है। ठीक है, कॉलेजों में अभी हम कह सकते हैं ना, हमारे क्लास में, हमारे कॉलेज में 72 स्टूडेंट थे, ये पूरा है। ये तो नहीं कह सकते कि हमारे कॉलेज में 72.5 स्टूडेंट हैं, ये 70.5 हैं, 60 and 3/4 हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो एक खंडित श्रेणी जिसमें पूर्णांक में एज ए होल नंबर दिया जाता है। इस श्रेणी में वे भावात्मक आंकड़े आते हैं डिस्क्रीट सीरीज में जिनका मान पूर्णांक संख्या में होता है। जैसे कॉलेजों में छात्रों की संख्या हमेशा पूर्ण अंकों में होती है, हमेशा पूरी अंकों में होती है। दूसरा है निरंतर श्रेणी। निरंतर श्रेणी से तात्पर्य कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज किसे कहते हैं? इस श्रेणी में वे मात्रात्मक आंकड़े आते हैं जिसका मान संख्या के सूक्ष्मतम अंक तक व्यक्त किया जा सकता है, जिसके एकदम लोएस्ट वैल्यू तक, सूक्ष्म एकदम माइक्रो लेवल। माइक्रो और मैक्रो बताएं, माइक्रो मीन एकदम सूक्ष्म और मैक्रो मीन्स एज ए होल, सूक्ष्मतम, है ना। कभी कभी ऐसा एकदम सूक्ष्म होता है जिससे पता भी नहीं चलता। कभी ऐसा भी हुआ होगा आप लोगों को कि पैर से खून निकल रहा है, पता ही नहीं चला कब कट गया, कैसा सूक्ष्म तरीके से कट गया और खून अनवरत ही बहता चला जा रहा है, तो ये पता है। तो ये इस श्रेणी में ये निरंतर श्रेणी जो कंटिन्यूअस सीरीज है, इस श्रेणी में वे मात्रात्मक आंकड़े आते हैं जिसका मान संख्या के सूक्ष्मतम अंक तक व्यक्त किया जा सकता है। जैसे छात्रों की ऊंचाई, किसी छात्र की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, तो फिर 152.1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 152.2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 152.3 सेंटीमीटर, एकदम माइक्रो सूक्ष्म सीमा तक हो सकती है। क्लियर है? ये है खंडित श्रेणी और निरंतर श्रेणी। खंडित श्रेणी से तात्पर्य डिस्क्रीट सीरीज, इंग्लिश में डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। इस श्रेणी में वे मात्रात्मक आंकड़े आते हैं जिनका मान पूर्णांक संख्या में होता है। जैसे कॉलेजों में छात्रों की संख्या यह हमेशा पूर्ण अंकों में होती है। बताया कि मान लीजिए हमारे कॉलेज में अभी 72 स्टूडेंट्स हैं, तो 72 हैं, 72.5 तो नहीं है, 60.5 तो नहीं है। तो दूसरा है निरंतर श्रेणी। निरंतर श्रेणी कंटिन्यूअस सीरीज। इस श्रेणी में वे भावात्मक आंकड़े आते हैं जिनका मान संख्या के सूक्ष्मतम अंक तक व्यक्त किया जा सकता है। जैसे छात्रों की ऊंचाई, किसी छात्र की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, 152.1 सेंटीमीटर, 152.3 सेंटीमीटर तक हो सकती है। क्लियर है? इसके पश्चात है ये हम लोगों ने अध्ययन किया कि सांख्यिकी में मैंने बताया कि इसमें मात्रात्मक अध्ययन किया जाता है, क्वांटिटेटिव अध्ययन किया जाता है, क्वालिटेटिव अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात हम टॉपिक कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहे हैं, उसको याद कर लिख लीजिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है? और आंकड़ों को दोबारा रिपीट नहीं करते, उसको ध्यान से सुनिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 एक प्रैक्टिस के ख्याल से और इसको प्रैक्टिस करना है। और सांख्यिकी में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके प्रयोग में आप सफल हो पाएंगे, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा।
क्वेश्चन है, निम्नांकित 15 प्राप्तांकों के समूह से एक आवर्ती वितरण तालिका बनाइए। वर्गांतर का आकार 2 मानिए। फिर से मैं ये क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। निम्नांकित 15 प्राप्तांकों के समूह से एक आवर्ती वितरण तालिका बनाइए। वर्गांतर का आकार 2 मानिए। आंकड़े, ये रिपीट नहीं होगा, आंकड़े ध्यान से सुनेंगे। 21, 17, 23, 14, 25, 13, 6, 10, 19, 17, 21, 15, 5, 10, 12। ओके, समाप्त। ये आंकड़े हैं। इन आंकड़ों का एक आवर्ती वितरण तालिका बनाना है और वर्गांतर का अंतर आकार 2 मानना है। सेकंड क्वेश्चन लिखिए। दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी आंकड़े दोबारा रिपीट नहीं होंगे, ध्यान देंगे। निम्नलिखित 20 प्राप्तांकों 20 प्राप्तांकों के समूह से 2 तालिका बनाइए। एक है आवर्ती वितरण तालिका और दूसरा है संचयी बारंबारता आवर्ती वितरण तालिका। संचयी बारंबारता आवर्ती वितरण क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बनाना है। तो निम्नलिखित 20 प्राप्तांकों 20 प्राप्तांकों के समूह से 2 तालिका बनाइए। क आवर्ती वितरण तालिका और ख संचयी बारंबारता आवर्ती वितरण तालिका। डाटा स्टार्ट। ये आंकड़े फिर दोबारा रिपीट नहीं होंगे, ध्यान से सुनेंगे। 4, 2, 8, 20, 11, 15, 14, 20, 11, 6, 17, 18, 14, 8, 7, 9, 16, 15, 19। धन्यवाद। इनकी आवर्ती बारंबारता भी बनानी है और संचयी बारंबारता भी बनानी है। ठीक है। इसकी आवर्ती वितरण, तो आवर्ती वितरण बनाएंगे, उस बारंबारता उससे पहले आवृत्ति बनाएंगे। आवृत्ति से तात्पर्य टेलीमार्क बनाएंगे। टेलीमार्क जो मिलान चिन्ह जिसे कहेंगे, 1 के लिए 1 बताया है, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 और 5 का 4 में एक लाइन खींच देना है, 5 हो जाएगा। तो इसका संचयी बारंबारता भी इसकी बनाई जानी है। अगला तीसरा क्वेश्चन है, एक अंग्रेजी परीक्षा में 50 विद्यार्थियों 50 विद्यार्थियों एक अंग्रेजी परीक्षा में 50 विद्यार्थियों 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित हैं। इन प्राप्तांकों को आवर्ती वितरण तालिका, संचयी आवर्ती वितरण तालिका तथा प्रतिशतीय संचयी आवर्ती वितरण तालिका के रूप में व्यवस्थित कीजिए। फिर से क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए। एक अंग्रेजी परीक्षा में 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित हैं। इन प्राप्तांकों को आवर्ती वितरण तालिका, संचयी आवर्ती वितरण तालिका तथा प्रतिशत संचयी आवर्ती वितरण तालिका और प्रतिशत संचयी आवर्ती वितरण तालिका के रूप में व्यवस्थित कीजिए, मतलब परसेंटाइल के रूप में। वर्गांतर का आकार 7 मानिए। वर्गांतर क्लास इंटरवल 7 हो। को आंकड़ा बोल रहा हूँ, ये फिर रिपीट नहीं होगा, ध्यान देंगे। आंकड़ा फिर बोल रहा हूँ, ये रिपीट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। आंकड़े हैं 10, 8, 15, 60, 52, 62, 7, 29, 30, 39, 18, 14, 22, 6, 34, 2, 17, 22, 23, 33, 45, 46, 22, 28, 18, 19, 25,
30, 35, 44, 41, 12, 11, 18, 47, 13, 55, 9, 6, 52, 54, 58, 23, 23, 10, 19, 9, 5, 41, 36। धन्यवाद। इन आंकड़ों का आप लोगों को, इन आंकड़ों का ये टोटल आंकड़े 50 हैं, 50 हैं। ये एक अंग्रेजी परीक्षा में 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांक पाए गए। इन प्राप्तांकों का आवृत्ति वितरण तालिका मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। उससे पहले मिलान चिन्ह बनाना होगा, टेलीमार्क, फिर संचयी आवृत्ति वितरण तालिका और प्रतिशत संचयी आवृत्ति वितरण तालिका के रूप में व्यवस्थित कीजिए। वर्गांतर का आकार 7 मानिए। इसके पश्चात अगला प्रश्न है होमवर्क के लिए, आवृत्ति वितरण तालिका बनाने की प्रक्रिया बताइए और इसके लाभ भी बताइए। क्लियर है? टोटल 4 क्वेश्चन दिया। पहला क्वेश्चन का आवृत्ति वितरण तालिका बनाना है, दूसरा का आवृत्ति वितरण तालिका के साथ साथ संचयी बारंबारता बनाना है, तीसरा का आवृत्ति वितरण तालिका, संचयी आवृत्ति वितरण तालिका और प्रतिशत संचयी आवृत्ति वितरण तालिका। चौथा प्रश्न होमवर्क के लिए है, आवृत्ति वितरण तालिका बनाने की प्रक्रिया बनाइए और इसके लाभ भी बताइए। आवृत्ति वितरण तालिका बनाने की प्रक्रिया बताइए और इसके लाभ भी बताइए। ये होमवर्क में है। आज हम लोगों ने इतनी चर्चा की कि श्रेणी, सांख्यिकीय श्रेणी क्या है, सांख्यिकीय श्रेणी के महत्व क्या है, वर्गांतर के मध्य बिंदुओं की गणना, आवृत्ति, समावेशी विधि, अपवर्जी विधि, खंडित श्रेणी। अगली कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे आंकड़ों का रेखीय प्रदर्शन एवं आलेखीय निरूपण। आंकड़ों का रेखीय प्रदर्शन अथवा आलेखीय निरूपण की चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। इसकी ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।